बाब 1 मालूमात क्या है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? बुनियादी तसव्वुरात की तारीफ करना हमेशा मुश्किल होता है। चूंकि वो हर इस चीज की बुनियाद होते हैं जो बाद में आती है, इसलिए वो खुद अपनी कोई बुनियाद नहीं रखते। माहिरीन तबीगियात को मादे और तवानाई की तारीफ करने में मुश्किल पेश आती है। माहिरीन हयातियात को जिंदगी की तारीफ करने में मुश्किल पेश आती है, और फलसफियों को हकीकत की तारीफ करने में मुश्किल पेश आती है। बहुत से फलसफियों और माहिरीन हयातियात और हदीस के कुछ माहिरीन तबीयत भी मालूमात को हकीकत का सबसे बुनियादी जुज़्व समझते हैं, जो मादे और तवानाई से भी ज्यादा इब्तिदाई है। ताज्जुब की बात नहीं कि मालूमात की तारीफ के बारे में और यह जिंदगी के इर्तिका, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ या तबीयत के बुनियादी तसव्वुरात जैसे एंट्रोपी, लेकात, थर्मोडायनामिक्स के कवानीन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और क्वांटम गैर यकीनी उसूल, क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे मुंसलिक है के बारे में बहुत से तनाजुआत हैं। ये किताब उन तनाजुआत को हल करने माइनस या वजाहत करने माइनस की कोई कोशिश नहीं करेगी, और न ही ये तबीयत, हयातियात और इल्म के दीगर तमाम शोबों पर लागू होने वाली मालूमात की आलमी तारीफ पेश करेगी। चूंकि ये तारीख का एक काम है जो इंसानी मुआशरों के माजी और मुस्तकबिल की तरक्की का मुताला करता है, इसलिए ये तारीख में मालूमात की तारीफ और किरदार पर तवज्जो मरकूज करेगी। रोजमर्रा के इस्तेमाल में मालूमात का ताल्लुक इंसानी साख्ता अलामतों, ह्यूमन मेड सिंबल्स जैसे बोली या लिखी हुई बातों से होता है। मिसाल के तौर पर शेर आर्मी और गुमशुदा बटालियन, लॉस्ट बटालियन की कहानी पर गौर करें। अक्टूबर 1918 में जब अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेज शुमाली फ्रांस को जर्मनों से आजाद कराने के लिए लड़ रही थीं, तो 500 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की एक बटालियन दुश्मन की लाइनों के पीछे फंस गई। अमरीकी तोपखाना, जो उन्हें कवर फायर फराहम करने की कोशिश कर रहा था, ने उनके मकाम की गलत शनाख्त की और बराह रास्त उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। बटालियन के कमांडर मेजर चार्ल्स विटलसी को फौरी तौर पर हेडक्वार्टर्स को अपनी सही जगह के बारे में मुत्तला करना था, लेकिन कोई रनर जर्मन लाइन से नहीं गुजर सका। कई रिवायात के मुताबिक आखिरी हरबे के तौर पर वाइटलेसी ने चीरेमी, एक फौजी कासिद कबूतर, का सहारा लिया। कागज के एक छोटे से टुकड़े पर वाइटलेसी ने लिखा, हम सड़क के साथ मुतवाजी 276 4 पर हैं। हमारा तोपखाना बराह रास्त हम पर गोलाबारी कर रहा है, खुदा के लिए उसे बंद करो। कागज को चीरेमी के दाएं पांव पर एक कैंस्टर में डाला गया और परिंदे को हवा में छोड़ दिया गया। बटालियन के एक सिपाही प्राइवेट जॉन नेल ने बरसों बाद याद किया, हमें यकीन था कि ये हमारा आखिरी मौका था। अगर वो अकेला खौफजदा कबूतर अपने ठिकाने तक पहुंचने में नाकाम रहा तो हमारी किस्मत तय थी। बाद में गवाहों ने बताया कि चीर एमी किस तरह शदीद जर्मन फायरिंग में उड़ गया। एक गोला परिंदे के बिल्कुल नीचे फटा, जिससे 5 आदमी हलाक और कबूतर शदीद जख्मी हो गया। एक स्प्लिंटर चीर एमी की छाती से गुजरा और उसका दायां पांव एक टेंडन से लटक रहा था, लेकिन वो पहुंच गया। जख्मी कबूतर 45 मिनट में 40 किलोमीटर का फासला तय करके डिवीजन हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा, जिसके दाएं पांव के बचे हुए हिस्से से अहम पैगाम वाला कैंस्टर मुंसलिक था। अगरचे सही तफसीलात के बारे में कुछ तनाजा है, ये वाज़ेह है कि अमरीकी तोपखाने ने अपनी गोलाबारी को एडजस्ट किया और एक अमरीकी जवाबी हमला ने गुमशुदा बटालियन को बचा लिया। चीर एमी का फौजी तिब्बी अमले ने इलाज किया, उसे एक हीरो के तौर पर अमेरिका भेजा गया और वो मुतादिद मज़ामीन, मुख्तसर कहानियों, बच्चों की किताबों, नज़मों और हदीस के फिल्मों का मौजू बना। कबूतर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या मालूमात पहुंचा रहा है, लेकिन कागज के टुकड़े पर स्याही से लिखे हुए अलामतों ने सैकड़ों आदमियों को मौत और कैद से बचाने में मदद की। ताहम मालूमात का इंसानी साख्ता अलामतों पर मुश्तमिल होना जरूरी नहीं है। सैलाब के बाइबल के अफसाने के मुताबिक नूह को मालूम हुआ कि पानी आखिरकार कम हो गया है, क्योंकि उसने कश्ती से जो कबूतर भेजा था वो जैतून की शाख मुंह में लेकर वापस आया। फिर खुदा ने बादलों में एक कौस कज़ा बनाई, जो उसके वादे का आसमानी रिकॉर्ड था कि वो दोबारा कभी जमीन पर सैलाब नहीं लाएगा। कबूतर, जैतून की शाखें और कौस कज़ा तब से अमन और रवादारी की अलामती निशानियां बन चुके हैं। कौस कज़े से भी ज्यादा दूर दराज अशिया भी मालूमात हो सकती हैं। माहिरीन फलकियात के लिए कहकशाओं की शक्ल और हरकत कायनात की तारीख के बारे में अहम मालूमात फराहम करती है। नाखुदाओं के लिए कुतुबी सितारा बताता है कि शुमाल किस तरफ है। माहिरीन नुजूम के लिए सितारे एक कायनाती तहरीर, कॉस्मिक स्क्रिप्ट है, जो इनफरादी इंसानों और पूरे मुआशरों के मुस्तकबिल के बारे में मालूमात पहुंचाते हैं। यकीनन किसी चीज को मालूमात के तौर पर तारीफ करना नुक्ता नजर का मामला है। एक माहिर फलकियात या माहिर नुजूम बुर्ज मेजान लीब्रा कॉन्स्टलेशन को मालूमात के तौर पर देख सकता है, लेकिन ये दूर दराज सितारे इंसानी मुबसरीन के लिए सिर्फ एक नोट्स बोर्ड से कहीं ज्यादा है।
वहां एक गैर मुल्की तहजीब, एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है जो हमारे इनके घर से हासिल करदा मालूमात और हम उनके बारे में जो कहानियां सुनाते हैं उससे मुकम्मल तौर पर बेखबर हो। इसी तरह स्याही के धब्बों से निशानजद कागज का एक टुकड़ा फौज की एक यूनिट के लिए अहम मालूमात हो सकता है, या देमिक के खानदान के लिए रात का खाना हो सकता है। कोई भी चीज मालूमात हो सकती है, माइनस या नहीं। ये मालूमात की तारीफ करना मुश्किल बना देता है। मालूमात की ये दोगली नौयत फौजी जासूसी, मिलिट्री एस्पियोनेज की तारीख में एक अहम किरदार अदा करती रही है। जब जासूसों को खुफिया तौर पर मालूमात पहुंचाने की जरूरत होती थी। पहली जंग अजीम के दौरान शुमाली फ्रांस वाहिद बड़ा मैदान जंग नहीं था। 1915 से 1918 तक बरतानवी और उस्मानी सल्तनतें मशरक वस्तीज पर कंट्रोल के लिए लड़े। सीना जजीरानुमा और नहर सवेज पर उस्मानी हमले को पसपा करने के बाद बरतानवियों ने बदले में उस्मानी सल्तनत पर हमला किया, लेकिन अक्टूबर 1917 तक बेरशेबा से गज्जा तक फैली हुई एक मजबूत उस्मानी लाइन ने उन्हें रोके रखा। बरतानवियों की लाइन तोड़ने की कोशिशें गज्जा की पहली जंग 26 मार्च 1917 और गज्जा की दूसरी जंग 17-19 अप्रैल 1917 में पसपा कर दी गईं। दरे असना फलस्तीन में रहने वाले बरतानवी हामी यहूदियों ने जिली नामी एक जासूस नेटवर्क कायम किया ताकि बरतानवियों को उस्मानी फौज की नकलो हरकत के बारे में मुतले कर सकें। उन्होंने अपने बरतानवी ऑपरेटर्स के साथ बातचीत करने के लिए जो एक तरीका तैयार किया था उसमें खिड़की के शटर शामिल थे। सारा आरनसोन, एक नीली कमांडर का घर बहीरा रूम के ऊपर था। वो एक पहले से तयशुदा कोड के मुताबिक एक खास शटर को बंद या खोलकर बरतानवी जहाजों को सिग्नल देती थी। बहुत से लोग, जिनमें उस्मानी फौजी भी शामिल थे, जाहिर है शटर को देख सकते थे, लेकिन आनिली के एजेंटों और उनके बरतानवी ऑपरेटर्स के अलावा किसी को यह समझ नहीं आया कि ये अहम फौजी मालूमात थी। तो कब एक शटर सिर्फ एक शटर होता है और कब ये मालूमात होती है? उस्मानियों ने आखिरकार नीली जासूस नेटवर्क को एक अजीब हादसे की वजह से पकड़ लिया। शटर के अलावा एनाली कोडेड पैगामात पहुंचाने के लिए कासिद कबूतरों का इस्तेमाल करता था। 3 सितंबर 1917 को एक कबूतर अपने रास्ते से भटक गया और माइनस सभी जगहों में से माइनस एक उस्मानी अफसर के घर में उतरा। अफसर को कोडेड पैगाम मिला, लेकिन वो इसे समझ नहीं पाया। इसके बावजूद कबूतर खुद अहम मालूमात था। उसके वजूद ने उस्मानियों को इशारा दिया कि उनकी नाक के नीचे एक जासूस नेटवर्क काम कर रहा है। जैसा कि मार्शल मैकलुहन ने कहा होगा, कबूतर ही पैगाम था। नाइली के एजेंटों को कबूतर के पकड़े जाने का इल्म हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर अपने तमाम बाकी परिंदों को मारकर दफन कर दिया, क्योंकि कासिद कबूतरों का महज कब्जा अब मुजरिमाना मालूमात, इंक्रिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन था। लेकिन कबूतरों का यह कत्लेआम नाइली को नहीं बचा सका। 1 माह के अंदर जासूस नेटवर्क बेकाब हो गया। इसके कई अरकान को फांसी दे दी गई और सारा औरोंसन ने अजियत, टॉर्चर के तहत नाइली के राज अफशा करने से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। कब एक कबूतर सिर्फ एक कबूतर होता है और कब ये मालूमात होती है? वाज़ेह तौर पर मालूमात को किसी मखसूस किस्म की मादी अशिया के तौर पर तारीफ नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज माइनस एक सितारा, एक शटर, एक कबूतर माइनस सही स्याको सबाक में मालूमात हो सकती है। तो बिल्कुल किस स्याको सबाक में ऐसी अशिया को मालूमात के तौर पर तारीफ किया जाता है? मालूमात का सादा नजरिया ये दलील देता है कि अशिया को हक की तलाश के स्याको सबाक में मालूमात के तौर पर तारीफ किया जाता है। कोई चीज मालूमात है अगर लोग उसे सच्चाई दरियाफ्त करने की कोशिश में इस्तेमाल करते हैं। ये नजरिया मालूमात के तसव्वुर को सच्चाई के तसव्वुर से जोड़ता है और ये फर्ज करता है कि मालूमात का बुनियादी किरदार हकीकत की नुमाइंदगी करना है। एक हकीकत बाहर मौजूद है और मालूमात वो चीज है जो उस हकीकत की नुमाइंदगी करती है और जिसे हम इसलिए हकीकत के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एनाली ने बरतानवियों को जो मालूमात फराहम की वो उस्मानी फौज की नकलो हरकत की हकीकत को पेश करने के लिए थी। अगर उस्मानियों ने गज्जा माइनस उनके दिफा का मरकज माइनस में 10,000 फौजी जमा किए थे, तो 10,000 और गज्जा की नुमाइंदगी करने वाले अलामतों वाला कागज का एक टुकड़ा अहम मालूमात था जो बरतानवियों को जंग जीतने में मदद दे सकता था। अगर दूसरी तरफ गज्जा में दर हकीकत 20,000 उस्मानी फौजी थे, तो कागज का वो टुकड़ा हकीकत की दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं करता था और बरतानवियों को एक तबाहकुन फौजी गलती, डिजास्ट्रस मिलिट्री मिस्टेक करने पर मजबूर कर सकता था। दूसरे अल्फाज में सादा नजरिया ये दलील देता है कि मालूमात हकीकत की नुमाइंदगी करने की एक कोशिश है और जब ये कोशिश कामयाब होती है तो हम उसे सच्चाई कहते हैं।
अगरचे ये किताब सादा नजरिए के बहुत से नुकात पर इख्तलाफ करती है, लेकिन ये इस बात से इत्तिफाक करती है कि सच्चाई हकीकत की एक दुरुस्त नुमाइंदगी है। लेकिन ये किताब ये भी कहती है कि ज्यादातर मालूमात हकीकत की नुमाइंदगी करने की कोशिश नहीं है, और ये कि मालूमात की तारीफ बिल्कुल मुख्तलिफ चीज से होती है। इंसानी मुआशरे में और दर हकीकत दीगर हयातियाती और तबई निज़ामों में ज्यादातर मालूमात किसी चीज की नुमाइंदगी नहीं करती। मैं इस पेचीदा और अहम दलील पर थोड़ा और वक्त सिर्फ करना चाहता हूं, क्योंकि ये किताब की नजरियाती बुनियाद थियोरेटिकल बेसिस है। सच्चाई क्या है? इस पूरी किताब में सच्चाई को ऐसी चीज के तौर पर समझा गया है जो हकीकत के बाज पहलुओं की दुरुस्त नुमाइंदगी करती है। सच्चाई के तसव्वुर की बुनियाद ये मफरूजा है कि एक आलमी हकीकत, वन यूनिवर्सल रियलिटी मौजूद है। कायनात में जो कुछ भी कभी मौजूद रहा है या मौजूद होगा, माइनस कुतबी सितारे से लेकर नीली कबूतर तक और इल्म नुजूम से मुतालिक वेब पेजेस तक, माइनस इस एक हकीकत का हिस्सा है। यही वजह है कि सच्चाई की तलाश एक आलमी मंसूबा है। अगरचे मुख्तलिफ लोग, कौमें या सकाफतें मुतजाद अकायद और एहसासात रख सकती हैं, लेकिन वो मुतजाद सच्चाइयां नहीं रख सकती, क्योंकि वो सब एक आलमी हकीकत में शरीक हैं। कोई भी जो आलमगीरियत को मुस्तरद करता है वो सच्चाई को मुस्तरद करता है। इसके बावजूद सच्चाई और हकीकत मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि कोई भी बयान कितना ही सच्चा क्यों ना हो, वो हकीकत को उसके तमाम पहलुओं में कभी पेश नहीं कर सकता। अगर नीली के एक एजेंट ने लिखा कि गज्जा में 10,000 उस्मानी फौजी हैं और वाकई वहां 10,000 फौजी थे, तो उसने हकीकत के एक खास पहलू की दुरुस्त निशानदेही की, लेकिन उसने कई दीगर पहलुओं को नजरअंदाज किया। हस्तियों को गिनने का अमल, माइनस ख्वाह वो सेब, नारंगी या फौजी हो, माइनस लाजमी तौर पर उन हस्तियों के दरमियान मुमासलतों पर तवज्जो मरकूज करता है, जबकि इख्तलाफात को नजरअंदाज करता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये कहना कि गजा में 10,000 उस्मानी फौजी थे, ये वाजह नहीं किया गया कि आया कुछ तजर्बाकार फौजी थे और कुछ नए भर्ती होने वाले ग्रीन रिक्रूट्स। अगर वहां 1,000 नए भर्ती होने वाले और 9,000 पुराने फौजी थे, तो फौजी हकीकत काफी मुख्तलिफ थी बनिस्बत उसके कि 9,000 नए भर्ती होने वाले और 1,000 जंग में महारत रखने वाले फौजी बैटल हार्डन्ड वेटरन्स होते। सिपाहियों के दरमियान बहुत से दीगर इख्तलाफात भी थे। कुछ सेहतमंद थे, कुछ बीमार। कुछ उस्मानी फौजी नस्ली तौर पर तर्क थे, जबकि दीगर अरब, कर्द या यहूदी थे। कुछ बहादुर थे, कुछ बुज़दिल। दर हकीकत हर सिपाही एक मुनफरिद इंसान था, जिसके मुख्तलिफ वालिदैन और दोस्त थे और इनफिरादी खौफ और उम्मीदें थीं। पहली जंग अजीम के शुआरा जैसे विल्फ्रेड ओवन ने फौजी हकीकत के उन बाद वाले पहलुओं को पेश करने की कोशिश की जो महज आदाद शुमार कभी दुरुस्त तरीके से नहीं बता सकते थे। क्या इसका मतलब ये है कि 10,000 फौजी लिखना हमेशा हकीकत की गलत बयानी है, और ये कि 1917 में गज्जा के आसपास की फौजी सूरत हाल को बयान करने के लिए हमें हर सिपाही की मुनफरिद तारीख और शख्सियत की वजाहत करनी चाहिए? हकीकत को पेश करने की किसी भी कोशिश का एक और मसला यह है कि हकीकत में बहुत से नुक्ता नजर होते हैं। मिसाल के तौर पर आज के इसराइली, फलस्तीनी, तुर्क और बरतानवी सल्तनत पर बरतानवी हमले, नाली खुफिया तंजीम और सारा औरंसन की सरगर्मियों के बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि कई मुकम्मल तौर पर अलग अलग हकायक हैं, या ये कि कोई तारीखी हकायक नहीं है। हकीकत सिर्फ एक है, लेकिन ये पेचीदा है। हकीकत में एक मारूजी सतह शामिल है, जिसमें मारूजी हकायक होते हैं जो लोगों के अकायद पर मुनहसिर नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये एक मारूजी हकीकत है कि सारा औरंसन 9 अक्टूबर 1917 को खुद पर गोलियों के जख्मों से मर गई। ये कहना कि सारा औरंसन 15 मई 1919 को एक हवाई जहाज के हादसे में मर गई एक गलती है। हकीकत में एक बातनी सतह, सब्जेक्टिव लेवल भी शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के अकायद और एहसासात जैसे बातनी हकायक होते हैं, लेकिन इस सूरत में भी हकायक को गलतियों से अलग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यह एक हकीकत है कि इसराइली औरंसन को एक मुहिब्बे वतन हीरो समझते हैं। उनकी खुदकुशी के 3 हफ्तों बाद नीली की फराहम करदा मालूमात ने बरतानवियों को बिल आखिर बेरशेबा की जंग 31 अक्टूबर 1917 और गज्जा की तीसरी जंग 1-2 नवंबर 1917 में उस्मानी लाइन को तोड़ने में मदद दी। 2 नवंबर 1917 को बरतानवी वजीर खारिजा आर्थर बालफोर ने बिलफोर एलामिया बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया कि बरतानवी हुकूमत फलस्तीन में यहूदी कौम के लिए एक कौमी घर के क़याम को पसंदीदगी की नजर से देखती है। इसराइली इसका सहरा जुज़वी तौर पर एनाइली और सारा आरोंसन को देते हैं, जिन्हें वो उनकी कुर्बानी के लिए सराहते हैं। ये एक और हकीकत है कि फलस्तीनी चीजों का बहुत मुख्तलिफ अंदाज में जायजा लेते हैं। आरोंसन की तारीफ करने के बजाय वो उन्हें माइनस, अगर उन्होंने उनके बारे में कभी सुना है, माइनस एक साम्राज्य एजेंट समझते हैं।
अगरचे हम यहाँ बातनी आरा और एहसासात से निमट रहे हैं, फिर भी हम सच्चाई को झूठ से मुमताज कर सकते हैं, क्योंकि आरा और एहसासात माइनस सितारों और कबूतरों की तरह माइनस आलमी हकीकत का हिस्सा है। ये कहना कि सारा आरोनसन को सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने में उनके किरदार के लिए हर कोई सराहता है, एक गलती है जो हकीकत के मुताबिक नहीं है। कौमियत ही वाहिद चीज नहीं है जो लोगों के नुक्ता नजर को मुतासिर करती है। इसराइली मर्द और इसराइली खवातीन औरनसन को मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, और इसी तरह बाएं बाजू और दाएं बाजू वाले या ऑर्थोडॉक्स और सेकुलर यहूदी भी। चूंकि यहूदी मजहबी कानून में खुदकुशी मना है, इसलिए ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को औरनसन की खुदकुशी को एक बहादराना अमल के तौर पर देखने में दुश्वारी होती है। उन्हें दर हकीकत यहूदी कब्रिस्तान की मुकद्दस जमीन में दफन करने से मना किया गया था। बिलाखिर हर फर्द का दुनिया के बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर होता है जो मुख्तलिफ शख्सियात और जिंदगी की तारीखों के तकातों से बनता है। क्या इसका मतलब यह है कि जब हम हकीकत को बयान करना चाहते हैं तो हमें हमेशा इसमें मौजूद तमाम मुख्तलिफ नुक्ता नजर को दर्ज करना चाहिए, और यह कि सारा औरनसन की एक सच्ची सवानी हयात को मिसाल के तौर पर यह वाजे करना चाहिए कि हर एक इसराइली और फलस्तीनी उनके बारे में क्या महसूस करता है। इंतहाई सूरत हाल में दुरुस्तगी की ऐसी जुस्तजू हमें दुनिया को एक एक के पैमाने 1-to-1 स्केल पर पेश करने की कोशिश पर मजबूर कर सकती है। जैसा कि जॉर्ज लुइस बुरखीस की मशहूर कहानी साइंस में दुरुस्तगी पर ऑन एग्जैक्टिट्यूड इन साइंस 1946 में बयान किया गया है। इस कहानी में बुरखीस एक फर्जी कदीम सल्तनत के बारे में बताते हैं जो अपने इलाके के ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त नक्शे मैप्स बनाने के जुनून में मुब्तला हो गई, यहां तक कि बिलाखिर उसने एक ऐसा नक्शा तैयार कर लिया जिसका पैमाना 1-1 था। पूरी सल्तनत के एक नक्शे से ढकी हुई थी। इस महतवाकानकशी नुमाइशी मंसूबे पर इतने ज्यादा वसाइल जाया हुए कि सल्तनत मुनहदिम हो गई। फिर नक्शा भी टूटने लगा, और बोरखीस हमें बताते हैं कि सिर्फ मगरिबी सहराओं में नक्शे के फटे हुए टुकड़े अब भी मिल सकते हैं जो कभी कभार किसी जानवर या भिखारी को पनाह देते हैं। एक एक का नक्शा हकीकत की हतमी नुमाइंदगी की तरह लग सकता है, लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं कि ये अब बिल्कुल भी नुमाइंदगी नहीं है, ये हकीकत है। असल बात यह है कि हकीकत के इंतहाई सच्चे बयानात भी उसे मुकम्मल तौर पर पेश नहीं कर सकते। हर नुमाइंदगी में हकीकत के कुछ पहलू हमेशा नजरअंदाज या मस्ख डिस्टॉर्टेड होते हैं। लिहाजा सच्चाई हकीकत की एक एक नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि सच्चाई वो चीज है जो हमारी तवज्जो हकीकत के बाज पहलुओं की तरफ मबजूल करती है, जबकि नागुज़ीर तौर पर दीगर पहलुओं को नजरअंदाज करती है। हकीकत का कोई भी बयान 100% दुरुस्त नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कुछ बयानात दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सच्चे होते हैं। मालूमात क्या करती है? जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, सादा नजरिया मालूमात को हकीकत की नुमाइंदगी करने की एक कोशिश के तौर पर देखता है। इसे मालूम है कि कुछ मालूमात हकीकत को अच्छी तरह से पेश नहीं करती, लेकिन वो उसे गलत मालूमात, मिस इन्फॉर्मेशन या गुमराह कुन मालूमात, डिसइन्फॉर्मेशन के बदकिस्मत वाकयात करार देकर मुस्तरद कर देता है। गलत मालूमात एक ईमानदाराना गलती है जो उस वक्त होती है जब कोई हकीकत को पेश करने की कोशिश करता है लेकिन गलती करता है। गुमराह कुन मालूमात एक जानबूझकर झूठ है जो उस वक्त होती है जब कोई शऊरी तौर पर हकीकत के बारे में हमारे नुक्ता नजर को बिगाड़ने का इरादा रखता है। सादा नजरिया मजीद ये मानता है कि गलत मालूमात और गुमराह कुन मालूमात से पैदा होने वाले मसाइल का हल मजीद मालूमात है। इस ख्याल को, जिसे बाज़ औक़ात जवाबी तकरीर का नजरिया काउंटर स्पीच डॉक्ट्रिन कहा जाता है, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जज लुइस डी ब्रेंडाइज से मुंसलिक किया जाता है, जिन्होंने वटनी बमुकाबला कैलिफोर्निया 1977 में लिखा था कि झूठी तकरीर का इलाज मजीद तकरीर है, और ये कि तवील मुद्दत में आजाद बहस झूठ और गलत फहमियों को बेनकाब करने का पाबंद है। अगर तमाम मालूमात हकीकत को पेश करने की कोशिश है, तो जैसे जैसे दुनिया में मालूमात की मिकदार बढ़ती है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मालूमात का सैलाब कभी कभार के झूठ और गलतियों को बेनकाब करेगा और बिलाखिर हमें दुनिया की ज्यादा सच्ची समझ फराहम करेगा। इस अहम नुक्ते पर यह किताब सादा नजरिए से सख्ती से इख्तिलाफ करती है। यकीनन मालूमात की ऐसी मिसालें हैं जो हकीकत को पेश करने की कोशिश करती हैं और ऐसा करने में कामयाब होती हैं, लेकिन ये मालूमात की तारीफ करने वाली खुसूसियत नहीं है। चंद सफ़हात पहले मैंने सितारों को मालूमात के तौर पर जिक्र किया और गैर रस्मी तौर पर माहिरीन नजूम को माहिरीन फलकियात के साथ शामिल किया। मालूमात के सादा नजरिए के पैरोकार शायद उसे पढ़कर अपनी कुर्सियों में मचल उठे होंगे। सादा नजरिए के मुताबिक माहिरीन फलकियात सितारों से हकीकी मालूमात हासिल करते हैं, जबकि माहिरीन नजूम बुर्जों में जो मालूमात पढ़ने का तसव्वुर करते हैं वो या तो गलत मालूमात है या गुमराह कुन मालूमात, डिसइन्फॉर्मेशन।
अगर लोगों को कायनात के बारे में मजीद मालूमात दी जाती तो यकीनन वो इल्म नजूम को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देते। लेकिन हकीकत यह है कि हजारों सालों से इल्म नजूम का तारीख पर बहुत बड़ा असर रहा है, और आज भी लाखों लोग अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले करने से पहले अपने सितारे के निशानात, स्टार साइंस चेक करते हैं, जैसे कि क्या पढ़ना है और किससे शादी करनी है। 2021 तक आलमी इल्म नजूम की मार्केट की मालियत 11.8 बिलियन डॉलर थी। इल्म नजूम की मालूमात की दुरुस्तगी के बारे में हम कुछ भी सोचें, हमें तारीख में इसके अहम किरदार को तस्लीम करना चाहिए। इसने मोहब्बत करने वालों और हत्तीज की पूरी सल्तनतों को जोड़ा है। रोमन शहंशाह फैसले करने से पहले बाकायदगी से नजूमियों से मशवरा करते थे। दर हकीकत इल्म नजूम को इतनी कदर की निगाह से देखा जाता था कि मौजूदा शहंशाह का जायचा बनाना एक संगीन जुर्म था। काश है कि कोई भी ऐसा जायचा बनाने वाला ये पेशगोई कर सकता था कि शहंशाह कब और कैसे मरेगा। कुछ ममालिक में हुक्मरान आज भी इल्म नजूम को बहुत संजीदगी से लेते हैं। 2005 में म्यांमार की फौजी जुंता ने मुबैना तौर पर नजूमी मशवरे की बुनियाद पर मुल्क का दारुल हुकूमत यांगून से नई पिदाओ मुंतकिल किया। मालूमात का एक ऐसा नजरिया जो इल्म नजूम की तारीखी अहमियत का हिसाब नहीं दे सकता, वाज़ेह तौर पर नाकाफी है। इल्म नजूम की मिसाल ये वाज़ेह करती है कि गलतियां, झूठ, फंतासी और फिक्शन भी मालूमात हैं। मालूमात के सादा नजरिए के बरक्स मालूमात का सच्चाई से कोई जरूरी ताल्लुक नहीं, और तारीख में उसका किरदार पहले से मौजूद हकीकत की नुमाइंदगी करना नहीं है, बल्कि मालूमात का काम मुख्तलिफ चीजों, ख्वाह वो जोड़े हों या सल्तनतें, को जोड़कर नई हकीकतें तख्लीक करना है। इसकी इम्तियाजी खुसूसियत नुमाइंदगी के बजाय ताल्लुक है, और मालूमात वो हर चीज है जो मुख्तलिफ नुकात को एक नेटवर्क में जोड़ती है। मालूमात हमें चीजों के बारे में जरूरी नहीं बताती, बल्कि ये चीजों को तश्कील, फॉर्मेशन में लाती है। जायचे मोहब्बत करने वालों को नजूमियाती तश्कीलों में लाते हैं। प्रोपेगंडा नशरियात वोटरों को सियासी तश्कीलों, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस में लाती हैं, और मार्चिंग गाने फौजियों को फौजी तश्कीलों, मिलिट्री फॉर्मेशंस में लाते हैं। मिसाल के तौर पर मौसीकी को ले लें। ज्यादातर संफूनियां, धने और नगमे किसी चीज की नुमाइंदगी नहीं करते। यही वजह है कि यह पूछना बेमाने है कि आया वो सच्चे हैं या झूठे। बरसों के दौरान लोगों ने बहुत सी बुरी मौसीकी बनाई है, लेकिन जाली मौसीकी नहीं। किसी चीज की नुमाइंदगी किए बगैर मौसीकी फिर भी बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ने और उनके जज्बात और हरकत को हम आहंग करने में एक काबिल जिक्र काम करती है। मौसीकी फौजियों को तरतीब में मार्च करवा सकती है, क्लब जाने वालों को एक साथ झूमने पर मजबूर कर सकती है, चर्च के इज्तिमात को ताल में तालियां बजाने पर मजबूर कर सकती है, और खेलों के शायकीन को एक साथ नारे लगाने पर मजबूर कर सकती है। चीजों को जोड़ने में मालूमात का किरदार यकीनन सिर्फ इंसानी तारीख तक महदूद नहीं है। यह दलील दी जा सकती है कि हयातियात में भी मालूमात का यह अहम तरीन किरदार है। डीएनए पर गौर करें, जो सालिमाती मालूमात, मोलिकुलर इंफॉर्मेशन है जो नामियाती जिंदगी को मुमकिन बनाती है। मौसीकी की तरह डीएनए भी हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करता। अगरचे नस्ल दर नस्ल जेबरा शेरों से भागते रहे हैं, आप जेबरा के डीएनए में शेर की नुमाइंदगी करने वाली न्यूक्लियर बेसिस की एक स्ट्रिंग नहीं पा सकते, और ना ही उड़ान की नुमाइंदगी करने वाली कोई और स्ट्रिंग। इसी तरह जेबरा के डीएनए में सूरज, हुआ, बारिश या किसी दूसरे बैरूनी मुजाहिर की कोई नुमाइंदगी नहीं होती जो जेबरा अपनी जिंदगी के दौरान सामना करते हैं, और ना ही डीएनए जिस्म के अज़ा या जज्बात जैसे अंदरूनी मुजाहिर की नुमाइंदगी करता है। न्यूक्लियर बेसिस का कोई ऐसा मजमुआ नहीं है जो दिल या खौफ की नुमाइंदगी करता हो। हकीकत को पेश करने के बजाय डीएनए बिल्कुल नई चीजें पैदा करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर डीएनए न्यूक्लियो बेसिस की मुख्तलिफ स्ट्रिंग सेलुलर कीमियाई अमल शुरू करती हैं जो एड्रेनालिन की पैदावार का बायस बनते हैं। एड्रेनालिन भी किसी भी तरह हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि एड्रेनालिन पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, इजाफी कीमियाई अमल शुरू करता है जो दिल की धड़कन को बढ़ाता है और ज्यादा खून को पट्टों की तरफ भेजता है। इस तरह डीएनए और एड्रेनालिन दिल में खुलियात, टांगों के पट्टों में खुलियात और पूरे जिस्म अरबों दीगर खलियात को जोड़ने में मदद करते हैं, ताकि एक फाल नेटवर्क तश्कील पाए जो काबिल जिक्र काम कर सके, जैसे शेर से भागना। अगर डीएनए हकीकत की नुमाइंदगी करता तो हम ऐसे सवालात पूछ सकते थे, जैसे क्या जेबरा का डीएनए शेर के डीएनए से ज्यादा दुरुस्त तरीके से हकीकत की नुमाइंदगी करता है, या क्या एक जेबरा का डीएनए दुनिया के बारे में सच बता रहा है जबकि दूसरा जेबरा अपने जाली डीएनए से गुमराह हो रहा है। ये यकीनन बेमानी सवालात हैं। हम डीएनए का अंदाजा उससे पैदा होने वाले जानदार की फिटनेस से लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई से नहीं। अगरचे डीएनए की गलतियों के बारे में बात करना आम है,
लेकिन इससे मुराद सिर्फ डीएनए की नकल करने के अमल में होने वाले तगय्युरात हैं, माइनस हकीकत की दुरुस्त नुमाइंदगी में नाकामी से नहीं। एक जेनियाती तगय्युर जो एड्रिनोलिन की पैदावार को रोकता है, वो एक खास जेब्रा की फिटनेस को कम कर देता है, बिलाखिर खलियात के नेटवर्क को बिखरने का सबब बनता है। जैसा कि जब जेब्रा शेर के हाथों मारा जाता है और उसके अरबों खलियात एक दूसरे से राब्ता खो देते हैं और गल सड़ जाते हैं। लेकिन इस किस्म की नेटवर्क नाकामी का मतलब बिखरना है, गुमराह कुन मालूमात, डिसइंफॉर्मेशन नहीं। ये मुमालिक, सियासी जमातों और न्यूज नेटवर्क्स के लिए भी इतना ही सच है जितना कि जेब्रा के लिए। अहम बात यह है कि डीएनए की नकल में होने वाली गलतियां हमेशा फिटनेस को कम नहीं करती, कभी कभार वो फिटनेस को बढ़ा देती हैं। ऐसे तगय्युरात के बगैर इर्तिका का कोई अमल नहीं होता। तमाम जिंदगी की शक्लें जीनियाती गलतियों की वजह से मौजूद है। इर्तिका की अजायबात इसलिए मुमकिन है क्योंकि डीएनए किसी पहले से मौजूद हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करता, ये नई हकीकतें तख्लीक करता है। आइए उसके मुज़मरात को हजम करने के लिए थोड़ा वक्फा लेते हैं। मालूमात एक ऐसी चीज है जो मुख्तलिफ नुकात को एक नेटवर्क में जोड़कर नई हकीकतें तख्लीक करती है। इसमें मालूमात को नुमाइंदगी के तौर पर देखने का नुक्ता नजर भी शामिल है। कभी कभी हकीकत की एक सच्ची नुमाइंदगी इंसानों को जोड़ सकती है, जैसा कि जुलाई 1969 में जब 600 मिलियन लोग अपनी टेलीविजन सीटों से चिपके हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन को चांद पर चलते हुए देख रहे थे। स्क्रीनों पर मौजूद तस्वीर 384,000 किलोमीटर दूर होने वाले वाकयात की दुरुस्त नुमाइंदगी कर रही थी और उन्हें देखकर हैरत, फख्र और इंसानी भाईचारे के जज्बात पैदा हुए जिन्होंने लोगों को जोड़ने में मदद की। ताहम ऐसे बरादराना एहसासात दीगर तरीकों से भी पैदा किए जा सकते हैं। ताल्लुक पर जोर दीगर किस्म की मालूमात के लिए काफी गुंजाइश छोड़ता है जो हकीकत की अच्छी तरह नुमाइंदगी नहीं करती हैं। बाज औकात हकीकत की गलत नुमाइंदगियां भी समाजी राब्ते का काम कर सकती हैं। जैसा कि जब एक साजिशी नजरिया के लाखों पैरोकार एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं जिसमें दावीज किया जाता है कि चांद पर उतरना कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर हकीकत की एक गलत नुमाइंदगी पेश करती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुस्से या अपनी हिकमत पर फख्र के जज्बात को जन्म दे सकती हैं, जो एक मरबूत नया ग्रुप बनाने में मदद करते हैं। बाज औकात नेटवर्क्स को हकीकत की किसी भी कोशिश के बगैर जोड़ा जा सकता है, ना दुरुस्त और ना गलत। जैसा कि जब जीनियाती मालूमात अरबों खुलियात को जोड़ती है, या जब एक पुरजोश मौसीकी का टुकड़ा हजारों इंसानों को जोड़ता है। आखिरी मिसाल के तौर पर मार्क जकरबर्ग के मेटावर्स के तस्वुर पर गौर करें। मेटावर्स एक वर्चुअल कायनात है जो मुकम्मल तौर पर मालूमात से बनी है। जॉर्ज लुइस बोरखीस की ख्याली सल्तनत के बनाए हुए एक से एक नक्शे के बरक्स मेटावर्स हमारी दुनिया की नुमाइंदगी करने की कोशिश नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को बढ़ाने, ऑगमेंट या हतीज के उसकी जगह लेने की कोशिश है। ये हमें ब्यूनस आयरस, बुएनोस एयरेस या सॉल्ट लेक सिटी की डिजिटल नकल पेश नहीं करता। ये लोगों को नए वर्चुअल कम्युनिटीज बनाने की दावत देता है जिसमें नए मनाजिर और कवानीन हो। 2026 तक मेटावर्स एक मुबालगा आमीज ख्याली मंसूबा, ओवरब्लोन पाइप ड्रीम लगता है, लेकिन चंद दहाइयों के अंदर अरबों लोग अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा एक बढ़ी हुई वर्चुअल हकीकत, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी में गुजारने के लिए मुंतकिल हो सकते हैं, जहां वो अपनी ज्यादातर समाजी और पेशावराना सरगर्मियां अंजाम देंगे। लोग ताल्लुकात बनाने, तहरीकों में शामिल होने, नौकरियां करने और एटमों के बजाय बट्स से बने माहौल में जज्बाती उतार चढ़ाव का तजर्बा करने के लिए आ सकते हैं। शायद सिर्फ कुछ दूर दराज सहराओं में पुरानी हकीकत के फटे हुए टुकड़े अब भी मिल सकते हैं जो कभी कभार किसी जानवर या भिखारी को पनाह देते हों। इंसानी तारीख में मालूमात को एक समाजी ताल्लुक, सोशल नेक्सस के तौर पर देखना हमें इंसानी तारीख के बहुत से पहलुओं को समझने में मदद करता है जो मालूमात के सादा नजरिए को, यानी उसे एक नुमाइंदगी के तौर पर देखने को परेशान करते हैं। ये न सिर्फ इल्म नजूम की बल्कि बाइबल जैसी बहुत ज्यादा अहम चीजों की तारीखी कामयाबी की वजाहत करता है। जहां कुछ लोग इल्म नजूम को इंसानी तारीख में एक अजीब जिम्नी चीज, क्वीन साइड शो के तौर पर मुस्तरद कर सकते हैं, वहां कोई भी बाइबल के मरकजी किरदार को झुटला नहीं सकता। अगर मालूमात का बुनियादी काम हकीकत की दुरुस्त नुमाइंदगी करना होता तो ये बताना मुश्किल होता कि बाइबल तारीख के सबसे बासर मतून, इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट्स में से एक कैसे बनी। बाइबल इंसानी मामलात और कुदरती अमल दोनों की वजाहत में बहुत सी संगीन गलतियां करती है। किताब पैदाइश जेनेसिस का दावीज है कि तमाम इंसानी गिरोह बशमूल मिसाल के तौर पर सहराए कालाहारी के सांज़ब लोग और ऑस्ट्रेलिया के अबॉरिजिन्स एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो 4000 साल पहले मशरक वस्तीज में रहता था। पैदाइश के मुताबिक
सैलाब के बाद नूह की तमाम नस्लें मेसोपोटामिया में एक साथ रहती थीं, लेकिन बाबल के बुर्ज की तबाही के बाद वो जमीन के चारों कोनों में फैल गईं और तमाम जिंदा इंसानों के अजदाद बनी। दर हकीकत सान लोगों के अजदाद सैकड़ों हजारों साल तक अफ्रीका में रहे बगैर कभी बरआज़म छोड़े नहीं, और एबोरिजिन्स के अजदाद 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आबाद हुए। जीनियाती और आसार कदीमा के दोनों शवाहिद इस ख्याल को मुस्तरद करते हैं कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पूरी कदीम आबादी 4,000 साल पहले सैलाब के हाथों तबाह हो गई थी, और ये इलाके बाद में मशरक़ वस्तीज़ के तारकीन वतन से दोबारा आबाद हुए थे। एक और भी संगीन बिगाड़ मुतअद्दी बीमारियों इन्फेक्शस डिजीजेस के बारे में हमारी समझ से मुताल्लिक है। बाइबल में वबाई अमराज को मामूल के मुताबिक इंसानी गुनाहों की खुदाई सजा के तौर पर पेश किया जाता है, और दावीज किया जाता है कि उन्हें दुआओं और मजहबी रसूमात के जरिए रोका या खत्म किया जा सकता है। ताहम वबाई अमराज यकीनन पैथोजेंस की वजह से होते हैं, और इन्हें हिफ्जान सेहत के उसूलों पर अमल करने और अद्वियात और वैक्सीन के इस्तेमाल से रोका या खत्म किया जा सकता है। आज ये बात मजहबी रहनुमाओं जैसे पोप भी वसी पैमाने पर कबूल करते हैं, जिन्होंने कोविड-19 वबाई मर्ज के दौरान लोगों को इकट्ठे नमाज पढ़ने के बजाय खुद को अलग थलग करने का मशवरा दिया था। ताहम अगरचे बाइबल ने इंसानी नस्लों, हिजरतों और वबाई अमराज की हकीकत को पेश करने में कमजोर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इसके बावजूद ये अरबों लोगों को जोड़ने और यहूदी और मसीही मजाहिब की तख्लीक में बहुत मुअस्सिर रही है। जिस तरह डीएनए कीमियाई अमल शुरू करता है जो अरबों खलियात को नामियाती नेटवर्क्स में बांधता है, इसी तरह बाइबल ने समाजी अमल शुरू किए जिन्होंने अरबों लोगों को मजहबी नेटवर्क्स में बांध दिया। और जिस तरह खलियात का एक नेटवर्क ऐसे काम कर सकता है जो अकेले खलियात नहीं कर सकते, इसी तरह एक मजहबी नेटवर्क ऐसे काम कर सकता है जो इनफरादी इंसान नहीं कर सकते, जैसे मंदिर बनाना, कानूनी निजाम बरकरार रखना, छुट्टियां मनाना और मुकद्दस जंगें लड़ना। खुलासा ये कि मालूमात कभी हकीकत की नुमाइंदगी करती है और कभी नहीं, लेकिन ये हमेशा जोड़ती है। ये इसकी बुनियादी खुसूसियत है। लिहाजा तारीख में मालूमात के किरदार का जायजा लेते वक्त अगरचे कभी कभी ये पूछना माना रखता है कि ये हकीकत की कितनी अच्छी तरह नुमाइंदगी करती है, क्या ये सच है या झूठ। अक्सर ज्यादा अहम सवालात ये होते हैं कि ये लोगों को कितनी अच्छी तरह जोड़ती है, ये कौन सा नया नेटवर्क बनाती है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मालूमात को नुमाइंदगी के तौर पर देखने के सादा नजरिए को मुस्तरद करने से हमें सच्चाई के तसव्वुर को मुस्तरद करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता, और ना ही ये हमें मालूमात को एक हथियार के तौर पर देखने के पॉपुलिस्ट नजरिए को अपनाने पर मजबूर करता है। जबकि मालूमात हमेशा जोड़ती है। कुछ किस्म की मालूमात साइंसी किताबों से लेकर सियासी तकारीर तक हकीकत के बाज पहलुओं की दुरुस्त नुमाइंदगी करके लोगों को जोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए एक खास कोशिश की जरूरत होती है जो ज्यादातर मालूमात नहीं करती। यही वजह है कि सादा नजरिया ये समझने में गलत है कि ज्यादा ताकतवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तख्लीक जरूरी तौर पर दुनिया की ज्यादा सच्ची समझ का बायस बनेगी। अगर सच्चाई के हक में तवाजुन कायम करने के लिए इजाफी इक़दामात नहीं किए जाते, तो मालूमात की मिकदार और रफ्तार में इजाफा निस्बतन नायाब और महंगे सच्चे बयानात को बहुत ज्यादा आम और सस्ते किस्म की मालूमात से मगलूब कर सकता है। जब हम मालूमात की तारीख को पत्थर के दौर से सिलिकॉन एज तक देखते हैं तो हमें राब्ते में मुसलसल इजाफा नजर आता है, बगैर सच्चाई या हिकमत में हम आहंग इजाफे के। उसके बरक्स जो सादा नजरिया मानता है, होमो सेपियंस ने दुनिया को इसलिए फतह नहीं किया कि हम मालूमात को हकीकत के एक दुरुस्त नक्शे में तब्दील करने में माहिर हैं, बल्कि हमारी कामयाबी का राज यह है कि हम मालूमात का इस्तेमाल बहुत से अफराद को जोड़ने में माहिर हैं। बदकिस्मती से ये सलाहियत अक्सर झूठ, गलतियों और फंतासियों पर यकीन करने के साथ साथ चलती है। यही वजह है कि नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसी तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुआशरे भी फरेब देने वाले ख्यालात रखने के आदी रहे हैं, बगैर उनके फरेबों के जरूरी तौर पर उन्हें कमजोर करने के। दर हकीकत नाजी और स्टालिनिस्ट नजरियात के नस्ल और तबके जैसी चीजों के बारे में बड़े पैमाने पर फरेबों ने उन्हें हकीकत में लाखों लोगों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद दी। बाब 2-5 में हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की तारीख पर गहरी नजर डालेंगे। हम बहस करेंगे कि किस तरह दसियों हजार सालों के दौरान इंसानों ने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ईजाद की, जिन्होंने जरूरी नहीं कि दुनिया की ज्यादा सच्ची नुमाइंदगी के नतीजे में राब्ते और ताउन को बहुत बेहतर बनाया। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो सदियों और हजारों साल पहले इजाद की गई थीं, इंटरनेट और एआई के दौर में भी हमारी दुनिया को तश्कील दे रही हैं। पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका हम जायजा लेंगे, जो इंसानों की तैयार करदा पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, वो कहानी है। बाब 2 कहानियां लामहदूद रवाबित। हम सीपिंस दुनिया पर इसलिए हुकूमत नहीं करते कि हम बहुत दानिशमंद हैं, बल्कि इसलिए कि हम वाहिद जानवर हैं जो बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से तावन कर सकते हैं।
मैंने इस ख्याल को अपनी पिछली किताबों सैपियंस और होमो डेउस में तलाश किया है, लेकिन एक मुख्तसर जायजा नागुज़ीर है। सेपियंस की बड़ी तादाद में लचकदार तरीके से ताउन करने की सलाहियत दूसरे जानवरों में भी पेशगी मौजूद है। कुछ समाजी ममालिया जैसे चिंपैंजी ताउन के तरीके में नुमाया लचक दिखाते हैं, जबकि कुछ समाजी कीड़े जैसे चींटियां बहुत बड़ी तादाद में ताउन करती हैं। लेकिन न चिंपैंजी और न चींटियां सल्तनतें, मज़ाहिब या तिजारती नेटवर्क्स कायम करते हैं। सेपियंस ऐसे काम करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि हम चिंपैंजियों से कहीं ज्यादा लचकदार हैं और चींटियों से भी ज्यादा तादाद में बैक वक्त ताउन कर सकते हैं। दर हकीकत सेपियंस की तादाद की कोई बालाई हद नहीं है जो एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। कैथोलिक चर्च के तकरीबन 1.4 बिलियन अरकान हैं। चीन की आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है। आलमी तिजारती नेटवर्क तकरीबन 8 बिलियन सेपियंस को जोड़ता है। ये हैरान कुन है, ये देखते हुए कि इंसान चंद सौ अफराद से ज्यादा के साथ तवील मुद्दती गहरे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। किसी की मुनफरद शख्सियत और तारीख को जानने और बाहमी एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को परवान चढ़ाने में कई साल और मुश्तरका तजुर्बात लगते हैं। नतीजे के तौर पर अगर सेपियंस के नेटवर्क्स सिर्फ जाती इंसानी ताल्लुकात से जुड़े होते तो हमारे नेटवर्क्स बहुत छोटे रहते। मिसाल के तौर पर यह हमारे चिंपैंजी कजिन्स की सूरत हाल है। उनकी आम बरादरी में 2-0-60 अरकान होते हैं और नायाब मौके पर यह तादाद 1-0-200 तक बढ़ सकती है। यही सूरत हाल कदीम इंसानी नस्लों जैसे नियांडरथाल्स और आर्केक होमोसेपियंस में भी दिखाई देती है। उनके हर ग्रुप में चंद दर्जन अफराद होते थे और मुख्तलिफ ग्रोह शाज़ो नादिर ही ताउन करते थे। तकरीबन 70,000 साल पहले होमोसेपियंस के ग्रोहों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने की एक बेमिसाल सलाहियत दिखाना शुरू की, जैसा कि ग्रोहों के दरमियान तिजारत और फनकाराना रिवायात के उभरने और हमारी नस्ल का अफ्रीकी वतन से पूरे करा अर्ज पर तेजी से फैलने से जाहिर होता है। मुख्तलिफ ग्रोहों को ताउन करने के काबिल बनाने वाली वजह यह थी कि दिमाग की साख्त और लिसानी सलाहियतों में इर्तिकाई तब्दीलियों ने बज़ाहिर सेपियंस को ख्याली कहानियां सुनाने और उन पर यकीन करने और उनसे गहरा मुतासिर होने की सलाहियत दी। सिर्फ इंसानी जंजीरों ह्यूमन टू ह्यूमन चेन से एक नेटवर्क बनाने के बजाय, जैसा कि मिसाल के तौर पर नेंडरथाल्स ने किया, कहानियों ने होमोसेपियंस को एक नए किस्म की जंजीर फराहम की। इंसानी से कहानी की जंजीरें, ह्यूमन टू स्टोरी चेन्स। ताउन करने के लिए सेपियंस को अब एक दूसरे को जाती तौर पर जानने की जरूरत नहीं थी, इन्हें सिर्फ एक ही कहानी को जानने की जरूरत थी, और एक ही कहानी अरबों अफराद के लिए जानी पहचानी हो सकती है। एक कहानी इस तरह एक मरकजी कनेक्टर के तौर पर काम कर सकती है जिसमें लामहदूद तादाद में आउटलेट्स होते हैं जिनमें लामहदूद तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैथोलिक चर्च के 1.4 बिलियन अरकान बाइबल और दीगर अहम मसीही कहानियों से जुड़े हुए हैं। चीन के 1.4 बिलियन शहरी कम्युनिस्ट नजरिए और चीनी कौम परस्ती की कहानियों से जुड़े हुए हैं, और आलमी तिजारती नेटवर्क के 8 बिलियन अरकान करेंसियों, कारपोरेशनों और ब्रांड्स के बारे में कहानियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक के करिश्माती रहनुमा जिनके लाखों पैरोकार होते हैं उस उसूल की एक मिसाल हैं, न कि एक इस्तिस्ना। ऐसा लग सकता है कि कदीम चीनी शहनशाहों, कुरूने वस्तीज के कैथोलिक पोपों या जदीद कॉर्पोरेट टाइटन्स के मामले में ये एक वाहिद गोश्त पोस्ट का इंसान था, न कि एक कहानी जिसने लाखों पैरोकारों को जोड़ने वाले मरकज के तौर पर काम किया। लेकिन यकीनन इन तमाम सूरतों में तकरीबन किसी भी पैरोकार का रहनुमा के साथ जाती ताल्लुक नहीं था। उसके बजाय जिस चीज से वो जुड़े थे वो रहनुमा के बारे में एक एहतियात से तैयार करदा कहानी थी, और उसी कहानी में उन्होंने अपना ईमान रखा था। जोसेफ स्टालिन, जो तारीख के सबसे बड़े शख्सियत परस्ती के कल्ट में से एक के मरकज में खड़ा था, ये बात अच्छी तरह समझता था। जब उसके परेशान किन बेटे वासिली ने अपने मशहूर नाम का फायदा उठाकर लोगों को खौफजदा और मरूब किया तो स्टालिन ने उसे झाड़ा। वासिली ने एहतजाज किया, लेकिन मैं भी स्टालिन हूं। स्टालिन ने जवाब दिया, नहीं, तुम नहीं। तुम स्टालिन नहीं हो और मैं स्टालिन नहीं हूं। स्टालिन सोवियत ताकत है। स्टालिन वो है जो अखबारात और तस्वीरों में है। तुम नहीं, हत्तीस के मैं भी नहीं। आज के इन्फ्लुएंसर्स और मशहूर शख्सियात, सेलिब्रिटीज इस बात से इत्तेफाक करेंगे। कुछ के सैकड़ों मिलियन ऑनलाइन फॉलोअर्स होते हैं जिनके साथ वो सोशल मीडिया के जरिए रोजाना बातचीत करते हैं, लेकिन वहां बहुत कम हकीकी जाती ताल्लुक होता है। सोशल मीडिया अकाउंट्स आमतौर पर माहिरीन की एक टीम चलाती है और हर तस्वीर और लफ्ज को पेशा वराना तौर पर तैयार और मुनज़्ज़म किया जाता है ताकि वो चीज तैयार की जा सके जिसे आजकल ब्रांड कहा जाता है। एक ब्रांड कहानी की एक मखसूस किस्म है
किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग का मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में एक कहानी सुनाना है जिसका प्रोडक्ट की असल खुसूसियात से बहुत कम ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जिसे सार्फिन उसके बावजूद प्रोडक्ट से जोड़ना सीख जाते हैं। मिसाल के तौर पर कई दहाइयों के दौरान कोका कोला कारपोरेशन ने इश्तिहारात में दसियों अरब डॉलर की सरमायाकारी की है, जो कोका कोला मशरूब की कहानी को बार बार सुनाते हैं। लोगों ने इस कहानी को इतनी बार देखा और सुना है कि बहुत से लोगों ने जायकादार पानी के एक खास मुरक्कब को तफरीह, खुशी और जवानी से जोड़ना सीख लिया है, दांतों की खराबी, मोटापे और प्लास्टिक के फुजले के बरक्स। ये ब्रांडिंग है। जैसा कि स्टॉलन जानता था, न सिर्फ मसनूआत की बल्कि अफराद की भी ब्रांडिंग मुमकिन है। एक बदउनवान अरबपति को गरीबों के चैंपियन के तौर पर ब्रांड किया जा सकता है। एक अनाड़ी बेवकूफ को एक नाकाबिले शिकस्त ज़हीन के तौर पर ब्रांड किया जा सकता है, और एक गिरोह जो अपने पैरोकारों का जिनसी इस्तेहसाल करता है उसे एक पाकबाज चास्टे सेंट के तौर पर ब्रांड किया जा सकता है। लोग समझते हैं कि वो शख्स से जुड़ते हैं, लेकिन दर हकीकत वो शख्स के बारे में सुनाई गई कहानी से जुड़ते हैं, और दोनों के दरमियान अक्सर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। यहां तक कि चीर एमी बहादुर कबूतर की कहानी भी जुज़वी तौर पर अमरीकी फौज की पिजन सर्विस की अवामी तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए एक ब्रांडिंग मुहिम का नतीजा थी। मौर्रिख फ्रैंक ब्लाजिच की 2021 की नजरसानी शुदा तहकीक से मालूम हुआ कि अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि चीर एमी ने शुमाली फ्रांस में कहीं एक पैगाम ले जाते हुए शदीद चोटें बर्दाश्त की, लेकिन कहानी की कई अहम खुसूसियात मशकूक या गलत हैं। अव्वल, असरी फौजी रिकॉर्ड्स पर इन्हिसार करते हुए ब्लॉजिक ने दिखाया कि हेडक्वार्टर्स को कबूतर की आमद से तकरीबन 20 मिनट पहले गुमशुदा बटालियन के सही मकाम का इल्म हो गया था। ये कबूतर नहीं था जिसने दोस्तों की फायरिंग को रोका था जो गुमशुदा बटालियन को तबाह कर रही थी। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि उसका कोई सबूत नहीं कि मेजर वाइटलेसी का पैगाम ले जाने वाला कबूतर चीर एमी था। ये कोई दूसरा परिंदा भी हो सकता था, जबकि चीर एमी को उसके जख्म 2 हफ्ते बाद किसी बिल्कुल मुख्तलिफ जंग के दौरान लगे हों। ब्लाजिक के मुताबिक चीर एमी की कहानी में शकूक व शुबहात और तजादात फौज के लिए उसकी प्रोपेगेंडा की कदर और अवाम के लिए उसकी अपील की वजह से नजरअंदाज कर दिए गए थे। बरसों के दौरान ये कहानी इतनी बार सुनाई गई कि हकायक अफसानों के साथ ना उम्मीदाना तौर पर गुडमिड हो गए। सहाफियों, शायरों और फिल्म साजों ने इसमें ख्याली तफसीलात शामिल की। मिसाल के तौर पर कि कबूतर ने एक टोंग के साथ साथ एक आंख भी खो दी थी और उसे डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस से नवाजा गया था। 1920 और 1930 की दिहाइयों में चीर एमी दुनिया का सबसे मशहूर परिंदा बन गया। जब वो मर गया तो उसकी एहतियात से महफूज शुदा लाश को स्मिथसोनियन म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया, जहां ये अमरीकी मुहिब वतनों और पहली जंग अजीम के साबिक फौजियों के लिए जियारतगाह बन गया। जैसे जैसे कहानी सुनाने में बढ़ती गई, उसने गुमशुदा बटालियन के जिंदा बच जाने वालों की यादों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जो मकबूल कहानी को हकीकी समझते हुए कबूल करने लगे। ब्लाजिक ने शेरमन एगर के मामले को बयान किया, जो गुमशुदा बटालियन में एक अफसर था जिसने जंग के कई दिहाइयों बाद अपने बच्चों को स्मिथसोनियन में चीर एमी दिखाने के लिए लाया और उनसे कहा, तुम सब अपनी जिंदगी इस कबूतर के मरहून मन्नत हो। हकायक कुछ भी हो, खुद कुर्बानी देने वाले परों वाले निजात दहिंदा की कहानी नाकाबिले मुजाहमत साबित हुई। इससे भी ज्यादा इंतहा की मिसाल के तौर पर यस्सू पर गौर करें। 2000 साल की कहानियों ने यस्सू को कहानियों के एक इतने गहरे खौल में लपेट दिया है कि तारीखी शख्सियत को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। दर हकीकत लाखों परहेजगार ईसाइयों के लिए महज इस इम्कान को उठाना कि हकीकी शख्स कहानी से मुख्तलिफ था, कुफर, ब्लास्फेमी है। जहां तक हम बता सकते हैं, हकीकी यस्सू एक आम यहूदी मुबल्लिग ज्यूइश प्रीचर था जिसने वाज देने और बीमारों को शिफा देने से एक छोटी सी पैरवी हासिल की। ताहम अपनी मौत के बाद यस्सू तारीख की सबसे काबिल जिक्र ब्रांडिंग मुहिमों में से एक का मौजू बन गया। ये कम मारूफ सूबाई गिरोह, जिसने अपने मुख्तसर कैरियर के दौरान सिर्फ चंद शागिर्द जमा किए और जिसे एक आम मुजरिम के तौर पर फांसी दी गई, को मौत के बाद कायनात बनाने वाले कायनाती खुदा के अवतार के तौर पर दोबारा ब्रांड किया गया। अगरचे यस्सू की कोई असली तस्वीर बाकी नहीं बची है और अगरचे बाइबल ने कभी ये नहीं बताया कि वो कैसे लगते थे, उनकी ख्याली तस्वीरें दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामात में से बन गई हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यस्सू की कहानी की तख्लीक जानबूझकर झूठ नहीं थी। सेंट पॉल, टर्टुलियन, सेंट ऑगस्टिन और मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने किसी को धोखा देने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने अपनी गहरी उम्मीदों और एहसासात को यस्सू की शख्सियत पर पेश किया, इसी तरह जैसे हम सब मामूल के मुताबिक अपने एहसासात को अपने वालिदैन, मोहब्बत करने वालों और रहनुमाओं पर पेश करते हैं। अगरचे ब्रांडिंग मुहिम्मात कभी कभार गुमराह कुन मालूमात का एक तंजिया अमल, सिनिकल एक्सरसाइज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन होती हैं,
तारीख की ज्यादातर वाकई बड़ी कहानियां जज्बाती तखयलात और खुशफहमियों का नतीजा रही हैं। सच्चे अकीदतमंद हर बड़े मजहब और नजरिए के उरूज में कलीदी किरदार अदा करते हैं, और यसू की कहानी ने तारीख को बदल दिया क्योंकि उसे बेपनाह तादाद में सच्चे अकीदतमंद मिले।